स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पे, जहां हम प्रोवाइड करते हैं क्लास 9th एंड 10th के लिए एसएसटी एंड मैथ्स का बहुत प्यारा कंटेंट। लास्ट लेक्चर में हमने नेशनलिज्म इन यूरोप कंप्लीट किया था। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की। बड़ा छोटा सा चैप्टर ज्योग्राफी का। आइए इस पर्टिकुलर चैप्टर को करते हैं शुरू। पहली चीज रिसोर्सेस क्या होती है भाई? रिसोर्सेस का मतलब होता है हर वो चीज जो मेरे काम आए, दैट इज नोन एज रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन मेरे एक रिसोर्स है, मुझे बोर्ड पे लिखने के काम आ रही है। ये बोर्ड जिस पे मैं पीपीटी बना के लाया हूं, ये मेरी एक रिसोर्स है। जिस कैमरा से मैं शूट कर रहा हूं वो एक रिसोर्स है। ये एक माइक रिसोर्स है। आप खुद भी एक रिसोर्स हो। ये टी शर्ट एक रिसोर्स है। तमाम चीजें जो हमारे काम आती है सभी की सब क्या कहलाती है? रिसोर्स। अच्छा सर, ये रिसोर्सेस को बहुत तरीके से बांटा जाता है। काफी तरीके होते हैं जिससे हम रिसोर्सेज को बांट सकते हैं। जैसे बायोटिक, एबायोटिक, दैट इज लिविंग नॉन लिविंग, कि जिंदा रिसोर्स है या मुर्दा रिसोर्स है। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ऐसी रिसोर्स जिसको रिन्यू कर सकते हैं, हमने डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ा था। और ऐसी रिसोर्स जिसको रिन्यू ही नहीं कर सकते, खत्म हो सकती है, नॉन रिन्यूएबल है। फिर इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। इंडिविजुअल मतलब मेरी खुद की कम्युनिटी। मान लो आप कोई बिल्डिंग में रहते हो, उस बिल्डिंग में लिफ्ट है तो लिफ्ट एक कम्युनिटी रिसोर्स हो गई। नेशनल मतलब देश की। इंटरनेशनल मतलब सबकी, जैसे सोलर सिस्टम, सन, मून, ये सब इंटरनेशनल रिसोर्स हैं। पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व, ये भी रिसोर्सेज होती है। ऑल दो इन सब के बारे में पढ़ना हमको नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए कि ये तरह की रिसोर्सेज होती है। अच्छा, अब सर सवाल उठता है, क्या रिसोर्सेस अनलिमिटेड है? तो आंसर है नहीं। रिसोर्सेस काफी हद तक लिमिटेड है, और इसलिए हमें ना काफी सूझबूझ के, काफी दिमाग से, काफी बहुत कॉन्शियसली हमें रिसोर्सेस को यूज करना चाहिए। वरना वो समय दूर नहीं जब रिसोर्सेस हमारे हाथ से चले जाएगी और रिसोर्सेस खत्म होते चले जाएगी। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, जो एक लिमिटेड रिसोर्स है और धीरे 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 खत्म होने की कगार पर आने लग गई है। तो इसलिए कहते हैं कि भैया रिसोर्सेज बहुत वाइटल रोल प्ले करती है, और हमें सस्टेन्ड मैनर में, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, सब में इक्वल रिसोर्सेज बांटते हुए रिसोर्सेज को यूज करना रहता है। और इसी चीज को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, कि भाई रिसोर्सेज को ऐसे यूज करो कि प्रेजेंट जनरेशन भी खुश रहे और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। ऐसा रिसोर्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पक्का पक्का रिसोर्सेस सही भी रहेगी, फ्यूचर जनरेशन को भी हेल्प करेगी, प्रेजेंट जनरेशन को भी हेल्प करेगी। सर इसी चीज के लिए एक एजेंडा अडॉप्ट किया गया था, जिस एजेंडा का नाम था एजेंडा 21। कहां सर अडॉप्ट हुआ था? ये हुआ था 1992 में एक समिट के अंदर। समिट मतलब जहां बहुत सारी कंट्रीज साथ में आकर मिलती है। उस समिट के अंदर 100 से ज्यादा कंट्रीज आई थी। ब्राजील के अंदर ये समिट हुआ था, रियो डी जानेरो के अंदर, जून के महीने के अंदर। और इस समिट के अंदर यही अडॉप्ट किया गया कि अब हम रिसोर्सेज को सस्टेन्ड मैनर में यूज करेंगे, इक्वल बेसिस पे यूज करेंगे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, रियो डी जानेरो समिट, ये देखिए जून 1992 में हुआ था ब्राजील के अंदर। और एजेंडा 21 अडॉप्ट किया ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अपनी पहल को आगे बढ़ा पाए। ठीक है सर। अब देखिए, हर एरिया में अलग अलग रिसोर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम मेरे स्टेट की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के अंदर यूल सी यार कोल और मिनरल्स बहुत मिलते हैं। राजस्थान जाओगे तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी अच्छी मिल जाएगी। अरुणाचल जाओगे तो पानी है, वाटर रिसोर्स वगैरह है। तो कहीं ना कहीं सब जगह अलग अलग टाइप ऑफ रिसोर्स है। झारखंड, छत्तीसगढ़ देखोगे तो आयरन अच्छा मिल जाता है। तो क्या सर सिर्फ वो रिसोर्स उस स्टेट या उस जगह को काम आ रही है? नहीं, वो रिसोर्स तो पूरे इंडिया में लगेगी, पूरे देश में लगेगी। जैसे आयरन है तो सिर्फ वो झारखंड छत्तीसगढ़ में तो ना लगेगा, वो जम्मू कश्मीर में भी लगेगा, केरला तमिलनाडु में भी लगेगा। तो एक्चुअली हमें इतनी सारी रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे हम रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि सबका भला हो जाए, सबकी हर चीज एक इक्विटेबल बन जाए। तो जरा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे मैंने अभी बोला, झारखंड छत्तीसगढ़ के अंदर मिनरल और कोल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। अरुणाचल में अबंडेंस ऑफ वाटर है बट इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। राजस्थान में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी अच्छी है तो वाटर सोर्स खराब है। फिर लेह लद्दाख के अंदर कोल्ड डेजर्ट है, और अल्टीमेटली भाई ये तो बहुत आइसोलेटेड है। तो हमें एक प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग करनी है, और अगर प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग नहीं हुई तो भैया रिसोर्सेस अच्छे से बढ़ भी नहीं पाएगी और लोगों का भला भी नहीं हो पाएगा।
इसलिए हम करते हैं रिसोर्स प्लानिंग, जिसकी 3 मेजर स्टेप्स होती है कि कैसे आप एक रिसोर्स को प्लान करोगे और कैसे क्या क्या चीजें करोगे। जैसे सबसे पहली स्टेप होती है ये पता लगाना कि वो रिसोर्स कितनी क्वालिटी, कितनी क्वांटिटी और कितने मापदंड पे बैठी हुई है। हमको अगर यही नहीं पता होगा कि भैया कोयला कितने किलो पड़ा है, आयरन कितने टन पड़ा है, तो हम कैसे आगे का प्लान बना पाएंगे। तो सबसे पहला काम होता है क्वालिटी क्वांटिटी निकालो, एग्जामिन करो। कैसे करोगे सर? मैप्स लेके आओगे, सर्वे करोगे, जियोलॉजिस्ट को बुलाओगे, साइट पर जाओगे, एरियाज में जाओगे, तब जाके यू विल सी क्या यार भाई हमको इतना पता चलेगा कि रिसोर्स इतनी क्वालिटी में, इतनी क्वांटिटी में। तो पहली स्टेप होती है आइडेंटिफाई करना, कि भाई आप आइडेंटिफाई करो, चेक करो कि कितनी क्या क्या रिसोर्सेस, क्या क्या एग्जामिन हो चुकी है। तो आप देखेंगे तो पहला होता है सर्वे करो, मैप करो, क्वालिटी निकालो, क्वांटिटी निकालो, ये सारे एस्टिमेट्स करने पड़ते हैं, तब जाके एक रिसोर्स बन पाती है, एक रिसोर्स के आइडेंटिफिकेशन हो पाता है। जैसे ही रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन हो गया, रिसोर्स के आइडेंटिफिकेशन के बाद यू विल फ्रेम अ प्लान, आप एक प्लान बनाओगे कि भैया इस रिसोर्स को इस एरिया में इतना देना है, ऐसे इतना करना है, ये प्रॉब्लम आ सकती है, इतना पैसा लगेगा, ये लोगों की नीड पड़ेगी, ये प्लान करना जरूरी है, सब कुछ वो प्लान में बोलोगे। बहुत बड़ी स्टेप होती है और चूक नहीं कर सकते आप इसके अंदर। काफी फाइन जियोलॉजिस्ट लगते हैं, काफी फाइन प्रोफेशनल्स लगते हैं ऐसे प्लान बनाने के लिए। तो पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने प्लान बना लिया। अब जैसे ये प्लान बन गया, वो थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस प्लान को देश के प्लान के साथ मैच करना पड़ेगा, कंट्री के प्लान के साथ मैच करना है। तो कंट्री का प्लान मतलब हर साल कंट्री भी एक प्लान निकालती है। मान लो आपने बोला सर हमें इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए 500 करोड़ रुपए लगते हैं, ठीक है, और कंट्री ने बोला यार हमारे पास तो इतना धन नहीं है, हम आपको सिर्फ और सिर्फ 300 करोड़ दे पाएंगे। तो एक्चुअली आपको कंट्री की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि भाई कंट्री ऊपर आती है। तो आपने जो प्लान बनाया उसको कंट्री के प्लान के साथ भी मिक्स करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है, तब जाके ये रिसोर्स प्लान एफिशिएंट और इफेक्टिव आ पाता है। तो पहले आइडेंटिफाई कर लो, फिर आप प्लान बना लो, और तीसरा फिर उसको मैच करवा लो। इसका एक सर एग्जांपल दीजिए कि कभी कोई एक ऐसा रिसोर्स बना हो या ऐसे कुछ किया हो। बहुत सिंपल सी एक चीज हुई थी राजस्थान में, क्योंकि हमको पता है भाई पानी की काफी कमी रहती है ना, वेस्टर्न राजस्थान और इस तरफ काफी कमी रहती है। और पंजाब में 5 इंडस की ट्रिब्यूटरीज चलती है, रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम। तो एक्चुअली एक समय रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाते वक्त इन्होंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा कैनाल बनाए जो राजस्थान में नदी का पानी उस तरफ फ्लो करवाया जा सके, सतलज नदी या इंडस नदी का पानी वहां पर फ्लो करवाया जा सके। तो पहले जियोलॉजिस्ट ने क्या किया, पहले जियोलॉजिस्ट ने लोकेशन देखी, क्या ये करेंगे, कितनी क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी लगानी पड़ेगी, कैसे बनेगा, कौन से सीमेंट यूज किया जाएगा, वगैरह वगैरह। फिर प्लान बनाया। प्लान कैसे बनाया भाई, कि भाई इतनी कॉस्ट आ सकती है, इतने एंगल पे ये बनना चाहिए, ये लोग चाहिए, वो प्लान बनाया। बहुत बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, 1% भी चूक नहीं कर सकते, क्योंकि आसपास माइग्रेटरी पॉपुलेशन रहती होगी, और वो पॉपुलेशन शायद अगर आपने गलती करी तो वो बाढ़ आ सकती है, या पानी का ओवरफ्लो की वजह से कुछ भी हो सकता है। फिर आप इस प्लान को मैच करवा के एग्जीक्यूट करवाते हो, और इसी तरीके से बनता है इंदिरा गांधी कैनाल, जो राजस्थान और इस तरफ बना हुआ है। इस तरीके से रिसोर्स का प्लान चलता है। अब देखते हैं लैंड रिसोर्स। देखो भाई, इंडिया में कुल टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ये आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था। बट एक्चुअली ये जो एरिया है ना, सिर्फ 93% ही है। 7-8% एरिया अभी भी अनरिकॉर्डेड है, जो असम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर आता है। तो ये सिर्फ 93% के आसपास एरिया है। अब इस एरिया में 3 मेजर डिविजन्स है, एक माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है। तो सिंपल है, लगभग 43% हिस्सा प्लेन्स में आता है। किसमें आता है? 43% हिस्सा प्लेन्स में आता है। प्लेन्स का मतलब होता है सीधी जमीन, जिसपे खेती बाड़ी भी हो सकती है और तमाम ऐसी चीजें बन सकती है। लगभग 30% एरिया पहाड़ है। पहाड़ों का काम क्या है सर? सिंपल सा काम है यार, एक तो टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं और प्लस रिवर्स के फ्लो को इंश्योर करते हैं। 27% जो बच गया वो एरिया प्लेट्यू है। प्लेट्यू आपको पता होगा, थोड़ी सी उठी हुई जमीन। प्लेट्यू कोल, डिपॉजिट्स, मिनरल्स, इन सब के काम आते हैं। जैसे हम इंदौर वाले मालवा प्लेट्यू पे रहते हैं बेसिकली। तो 43% प्लेन्स, 30% माउंटेन्स और 27% प्लेट्यू। अब एक्चुअली इस लैंड के बहुत सारे डिविजन्स हैं, कहाँ कहाँ ये जमीन यूज आ सकती है, कैसे कैसे काम आ सकते हैं, फर्दर डिवीजन।
एक्चुअली ये जो डिवीजन है आपको सिर्फ पता होने चाहिए, बोर्ड्स इसमें से क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा है, तो बट हमको पता होना चाहिए। जैसे कुछ जमीन फॉरेस्ट में है, जंगलों के अंदर है, और हमारे इंडिया में एक फॉरेस्ट पॉलिसी चलती है जो कहती है कम से कम 33% हिस्सा तो जंगल होने ही चाहिए। और एक्चुअली हमारे इंडिया में आप जानकर हैरान हो जाओगे, सिर्फ और सिर्फ 24% 25% एरिया ही फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है, जो काफी कम है। और हमारी स्टेट मध्य प्रदेश हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर रखती है पूरे इंडिया के अंदर। तो एक्चुअली 33% होना चाहिए, बट है सिर्फ 24-25%। फिर ऐसी जमीन जो खेती के लिए है ही नहीं, कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता। एक तो बंजर जमीन जो खराब हो चुकी है, उस पर खेती नहीं हो सकती, उपजाऊ ही नहीं है। और नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में डाल रखी है, बिल्डिंग्स हो गया, रेलवेज हो गया, मेट्रोज हो गए, कंपनीज हो गई, ये सब नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के अंदर आते हैं। तो फॉरेस्ट हो गया और नॉट कल्टीवेशन हो गया। फिर अदर अनकल्टिवेटेड, अगेन इस पे भी आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते। एक तो पास्टर और ग्रेजिंग लैंड, वो जो गाय वगैरह के लिए रहता है, चराने वाला लैंड बेसिकली, वो उस पर भी खेती नहीं होती। एक वो जिसपे मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रो हो जाती है, मिसलेनियस मतलब वीड्स, अनवांटेड, कोई काम की नहीं, तो इसको सोन एरिया में इंक्लूड भी नहीं किया जाता। सोन एरिया मतलब खेतीबाड़ी में इंक्लूड भी नहीं किया जाता। फिर तीन चीजें आती है, एक आता है कल्चरेबल वेस्टलैंड, वो जमीन जो आपने खरीद तो रखी है, बट ना तो तुम उस पर खेती कर रहे हो, ना उस पर तुम जंगल कर रहे हो, ना उस पर तुम ग्रेजिंग कर रहे हो, ना तुम उस पर कोई बिल्डिंग बना रहे हो, बस छोड़ दी जमीन लेके। 5 साल होगा उस पर कोई खेती ही नहीं करी है, 5 साल से ऊपर हो चुके हैं। ऐसे लैंड को बोला जाता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। क्या बोला जाता है इसको? कल्चरेबल वेस्टलैंड। 5 साल से इसके ऊपर कोई खेती ही नहीं हुई है। कितने? 5 साल से ज्यादा। एक होता है करंट फैलो, 1 साल से अंदर अंदर में कोई खेती नहीं हुई, बस जमीन आइडल पड़ी है, काम की नहीं है, फैलो पड़ी है, कोई काम की नहीं है, तो 1 साल या 1 साल से कम में खेती नहीं हुई। अब 5 साल से ज्यादा कल्चरेबल वेस्टलैंड, 1 साल से कम करंट फैलो, तो एक एरिया बच गया 1 से 5 साल वाला। तो अगर 1 से 5 साल वाला रहता है तो उसको बोलते हैं अदर देन करंट फैलो। और इन सब को हटाने के बाद वो एरिया बचता है जिसपे खेती होती है, दैट इज कॉल्ड एज नेट सोन एरिया, जिसपे सारी खेती होती है और हार्वेस्ट किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? नेट सोन एरिया। ये वाली चीज रहती है, आपको पता होनी चाहिए। अब जरा देखिए, अब एक चीज आती है लैंड डिग्रेडेशन। देखो यार, ऑल ओवर इंडिया के अंदर हर स्टेट के अंदर जमीन गिर रही है, जमीन खत्म हो रही है, खराब हो रही है, डिग्रेड हो रही है। अलग अलग कारण है। जैसे अगर हमारे मध्य प्रदेश में, मैंने आपको बताया कि भाई हमारे यहाँ पे मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स बहुत मिलते हैं। अब उसका फायदा तो है, बट नुकसान ये कि हमारे यहाँ पे फिर माइनिंग बहुत करी जाती है। फिर आप देखोगे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार तरफ फार्मिंग अच्छी होती है तो ज्यादा पानी डाल देते हैं, ओवर इरिगेशन हो जाता है, तो ये फिर प्रॉब्लम आती है। आप उधर देखोगे, अभी उत्तराखंड तरफ देखोगे तो भैया ये 4 धाम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसकी वजह से पहाड़ काटने पड़ रहे हैं, तो भैया वो जो डेब्रिस निकलता है, वो जो पहाड़ का मलबा निकलता है, वो नदियों में फेंक रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं जमीन खराब हो रही है, नदियों का फ्लो बढ़ते जा रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, फ्लड्स आ रही है, ऐसी काफी सारी चीजें कहीं ना कहीं देखी जा रही है। इरिगेशन भी खराब हो रहा है, खेती खराब हो रही है, बहुत सारी चीजें देखी जा रही है। देखो, जैसे माइनिंग की वजह से आप देखोगे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। गुजरात, राजस्थान, एमपी के अंदर ओवर ग्रीजिंग, कुछ ज्यादा ही चरा देते हैं, तो वो जो टॉप लेयर है वो भी निकाल देते हैं ये लोग। पंजाब, हरियाणा, यूपी के अंदर ओवर इरिगेशन, ज्यादा पानी डाल देते हैं। फिर डस्ट पार्टिकल्स निकलते, जब आप माइनिंग करते हो, इंडस्ट्रीज डस्ट पार्टिकल निकालती है तो एटमॉस्फेयर को भी खराब करते हैं और जमीन को भी खराब करते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लैंड खराब हो रहा है। अब एक लास्ट टॉपिक आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जिसको हम बोलते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स, मिट्टी। भाई सिंपल है, बिना मिट्टी के कहीं ना कहीं खेती नहीं हो सकती, और अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, उस अच्छी मिट्टी पे ही अच्छी फसल उगेगी, अच्छा उपगाऊ वो चीज निकलेगी। सबसे पहले तो ऊपर होता है ऑर्गेनिक मैटर, सबसे चीज, फिर थोड़ा मिनरल मैटर के साथ मिक्स रहता है, फिर सैंड, सिल्ट वगैरह जो क्ले मटेरियल रहता है, फिर पेरेंट रॉक रहती है, और फिर अनवेदर्ड पेरेंट रॉक रहती है, पता नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऐसे ही। अब आइए आप सॉइल के ऊपर, कुल टोटल 6 सॉइल हमको पढ़ने हैं, एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लैटेराइट, एरिड, फॉरेस्ट। इन 6 सॉइल में आप सर क्या 6 याद रखें? कुछ मेन है जो एग्जाम में काफी बार आए हुए हैं, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी हर सॉइल के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको एक एक लाइन की इंफॉर्मेशन तो पता होनी ही चाहिए। अगर हम सबसे पहले सॉइल की बात करें, एलुवियल सॉइल, ये वो सॉइल है जो इंडिया में सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड माना जाता है। सबसे ज्यादा पाने वाला जो सॉइल है वो यही सॉइल है, वाइड स्प्रेड सॉइल। ये सॉइल
एक्चुअली आपको नदर्न प्लेन्स में दिखेगा। मोर ओवरली पूरा नदर्न प्लेन्स इसी से कवर रहता है, जो पूरा यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा वाला एरिया वो पूरा इसी से कवर रहता है। और ये सॉइल खेती के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 3 मेजर रिवर्स इसके अंदर आते हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये सॉइल 2 तरीके से बांटा भी जाता है, एक भांगार और एक खादर। भंगार बेसिकली बकवास, लो फर्टाइल कंकड़ पाए जाते हैं। खादर इट्स अ वेरी गुड फर्टाइल सॉइल, अच्छा पोटेशियम, फास्फोरस, लाइम, ये सारी चीजें इसके अंदर मिलती है, विच इज ग्रेट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो देखिए सर, तो पूरा वाइड स्प्रेड सॉइल है और पूरा का पूरा भैया ये नदर्न प्लेन्स इसको कवर कर देता है। 3 मेजर रिवर्स है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। 2 तरीके से बांटा जाता है, भांगर और खादर। भांगर के अंदर जैसे मैंने बोला कंकड़ होते हैं। एल्यूवियल सॉइल का खादर वाला पार्ट काफी फर्टाइल रहता है और शुगर केन, पैडी, वीट, ये सारी क्रॉप्स को उगाने के लिए सबसे बेस्ट सॉइल माना जाता है। दूसरा सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के एरियाज में मिलता है। काली मिट्टी, एक्चुअली काली मिट्टी कॉटन को उगाने में बड़ा हेल्प करती है। व्हाइट कलर का कॉटन, ब्लैक कलर का सॉइल, कॉटन के लिए सबसे बेस्ट काम यही सॉइल है, इसलिए इस सॉइल का एक नाम भी होता है कॉटन सॉइल या कॉटन ब्लैक सॉइल। और एक्चुअली इस सॉइल में ऐसा क्या है जो सर ये कॉटन को ग्रो करने में हेल्प करता है? इस सॉइल की खास बात है, मॉइस्चर को अच्छा होल्ड करता है, क्ले मटेरियल का बना रहता है, बहुत अच्छा मॉइस्चर को होल्ड करता है, इस वजह से कॉटन को उगाने में सबसे बेस्ट काम करता है। इस सॉइल का एक और नाम है रेगुलर सॉइल। तो काफी अच्छा सॉइल है, एग्जाम में काफी बार आया है। रेगुलर सॉइल बोलते हैं, कॉटन सॉइल बोलते हैं। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र ये वाले एरियाज में मिलेगा। क्ले मटेरियल से बना रहता है, मॉइस्चर अच्छा होल्ड कर लेता है। ठीक है सर। ब्लैक सॉइल के बाद द थर्ड सॉइल कम इज रेड एंड येलो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक एक नंबर के एमसीक्यू बहुत पूछे गए यहां से। एक्चुअली रेड एंड येलो सॉइल, रेड सॉइल तब होता है जब इसके अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है आयरन। हमने लाइफ प्रोसेस साइंस में बोला था, हीमोग्लोबिन के अंदर ब्लड जो रेड कलर का होता है उसके अंदर भी आयरन पाया जाता है। तो एक्चुअली आयरन पाया जाता है, इस वजह से सॉइल का नाम और सॉइल का कलर लाल पड़ जाता है। बट सर ये येलो कब होता है? येलो तब होता है जब इसमें पानी आ जाता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है, तब ये येलो फॉर्म पकड़ लेता है। ठीक है। तो क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक्स पे आपको मिलेगा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स में मिल जाएगा। रेड कलर क्यों आता है? ताकि आयरन है इसके अंदर। और येलो तब आता है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, इसके अंदर पानी आ जाता है। सही। ये तीनों सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ सॉइल थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है बट पता होना चाहिए, लैटेराइट सॉइल। ये एक लैटिन वर्ड से आता है जिसको लैटर बोलते हैं, मींस ब्रिक, दैट इज ईट, दैट इज ईट। तो एक्चुअली ये बहुत इंटेंस लीचिंग से आता है। लीचिंग का मतलब होता है पानी का फ्लो, बहुत तेज पानी आता है और उसको भगा ले जाता है। इसका पीएच 6 से कम होता है, एसिडिक। साइंस में पढ़ा होगा ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट, पीएच 6 से कम है, एसिडिक। वेस्टर्न रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, नॉर्थ ईस्टर्न, यहां आपको ये लैटेराइट सॉइल देखने को मिल जाएगा। और टी और कॉफी उगाने के सबसे बढ़िया काम आता है, आसाम हो गया, कर्नाटका हो गया, यहाँ तरफ काफी उगाने के ये काम आता है। ठीक है सर। फिर आता है सबसे सिंपल सॉइल, एरिड सॉइल। एरिड मतलब सूखा, राजस्थान, वेस्टर्न गुजरात, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ड्राई क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, प्लस अगर प्रॉपर इरिगेशन दोगे तब जाके खेती कर पाओगे, वरना ये खेती के लिए सॉइल इतना खास तो नहीं है। रेड टू ब्राउन इन कलर रहता है और आप देखोगे ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, काफी ठीक ठाक सा सॉइल होता है, कुछ ज्यादा नहीं है। प्रॉपर इरिगेशन दोगे तब जाके इस सॉइल पे कुछ खेती कर पाओगे, वरना तो ये सॉइल खेती के लिए इतना सूटेबल नहीं माना जाता है। फिर आता है लास्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। इसी सॉइल का एक और नाम होता है माउंटेन सॉइल, क्योंकि ये पूरा नदर्न माउंटेन्स में मिलता है। स्नोज पे बहुत कवर्ड रहती है, तो अगेन थोड़ा मुश्किल होता है खेती करने के लिए। देखो यहाँ पर रेन फॉरेस्ट, हिली और माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिलेगा। सिल्टी इन वैली साइड्स वगैरह रहता है। स्नो कवर्ड एरियाज में काफी एसिडिक और लो ह्यूमस कंटेंट, इतना खास नहीं होता ये देखोगे आप खेती के लिए। फिर एक चीज आती है, ये मैप पता होना चाहिए कि कौन सा सॉइल कहाँ। जैसा मैंने बताया था, जो वो है एल्यूवियल सॉइल वो इधर मिलता है, दैट इज नदर्न प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश के एरिया में मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद अपन ने रेड एंड येलो पढ़ा था, ये छत्तीसगढ़, झारखंड और सदर्न एरियाज और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के अंदर देखने को मिलेगा। फिर लैटेराइट सॉइल तुमको ये घाट्स तरफ देखने को मिलेगा। एरिड सॉइल गुजरात, राजस्थान तरफ मिलेगा और माउंटेन सॉइल टॉप पे मिलेगा।
लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, चैप्टर खत्म हो जाता है। छोटा सा ही चैप्टर है, सॉइल इरोजन। पढ़ा है। सॉइल इरोजन का क्या मतलब होता है? जब सॉइल की टॉप लेयर उड़ जाती है, खत्म हो जाती है, उसको सॉइल इरोजन बोला जाता है। जनरली सॉइल इरोजन बहुत कारणों की वजह से होता है। कुछ नेचुरल कारण है, कुछ मैनमेड कारण है। नेचुरल में जैसे बहुत तेज बारिश पड़ रही है, बहुत तेज फ्लड्स आई है, तो टॉप लेयर को उड़ा ले जाते हैं। विंड बहुत तेज बह रही है, तब भी सॉइल टॉप लेयर से उड़ जाता है, तो तब एक्चुअली में सॉइल इरोजन होता है। और कुछ मैनमेड कारण भी है। मैनमेड कारण में डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, बधाई हो सर, ह्यूमंस लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो तुम लोग। फिर ओवर इरिगेशन कर रहे हो, जिससे पानी का लॉगिंग हो जाता है, गलीज बनना चालू हो जाती है, गली इरोजन कहा जाता है। बहुत ज्यादा डस्ट निकल रही है इंडस्ट्रीज से, तो ये डस्ट से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। काफी प्रॉब्लम्स हैं जो मैनमेड कारण भी है। तो देखो, तो पहले तो डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर यानी निकल जाना इज नोन एज सॉइल इरोजन, और फिर जमीन खराबी हो जाती है, बैडलैंड। वो जो गलीज बताई, वाटर लॉगिंग, जैसे गड्ढा बन जाता है, उसको गलीज और गली इरोजन बोला जाता है। विंड जब टॉप लेयर को निकाल जाती है तो उसको बोला जाता है विंड इरोजन, कि विंड ऊपर से उठा के ले गए। और इसको सही कैसे करते हैं? बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम सॉइल इरोजन को थोड़ा थोड़ा तो हटा ही सकते हैं, धीरे धीरे कर ही सकते हैं नेचुरल कारणों को। एक आप प्लफिंग करिए, कंटर लाइंस, स्लोप्स के द्वारा एक प्लफिंग करिए, एक स्ट्रीट्स बनाइए, जिससे क्या होगा, पानी का लेवल थोड़ा गिरेगा, और वो गिरने की वजह से कहीं ना कहीं पानी उस सॉइल को नहीं ले जाएगा। डेट इज कॉल्ड एज प्लफिंग या कंटर प्लफिंग। फिर जैसे पहाड़ वगैरह होते हैं तो वहाँ टेरेस बनाइए, सीढ़ियां बनाइए, तो सीढ़ियां बनाने से भी पानी का फ्लो थम जाता है। ये देखो, ये ऐसे सीढ़ियां बना दो, तो पानी आएगा ना, तो उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो वो टॉप लेयर को उठा नहीं पाएगा। फिर ये वो कंटर प्लफिंग। फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग करो, मल्टीपल क्रॉपिंग करो, उससे भी कहीं ना कहीं फायदा होता है। एक ऐसी क्रॉप लगाओ जो मेन क्रॉप है, और दूसरी खराब क्रॉप लगाओ, ताकि वीड्स वाली जैसी क्रॉप होती है तो एक्चुअली उसको अच्छी वाली क्रॉप को उगाने में हेल्प करेगा। स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। बड़े बड़े पेड़ लगाओ, बड़े बड़े पेड़ लगाओ, इससे हवा का फ्लो रुकता है, तो इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। तो कहीं ना कहीं इन सारे कारणों की वजह से वी कैन एक्चुअली रिड्यूस सॉइल इरोजन। नॉट कि हम पूरा कंप्लीटली उसको वैनिश कर दें, बट रिड्यूस तो हम काफी हद तक कर सकते हैं। तो दिस इज योर सॉइल इरोजन एंड दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप ही के चैनल को इसी तरीके से प्यार और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।